નમસ્કાર ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું હિના। જોઈએ આજના મહત્વના સમાચાર। સાવ ઠપ્પ હાલતમાંથી હાલ માંડ ઉદ્યોગ શરૂ થયો છે, ત્યારે આયાતી નાયલોન યાન ઉપર ડમ્પિંગ ડ્યુટી લાદવા માટે ડીજીટીઆરએ ફાઇનલ ફાઇન્ડિંગ્સ રજૂ કર્યા છે। આ વલણ સ્પિનર્સ તરફી અને શંકાસ્પદ લાગી આવતા નાયલોન અને યાન વપરાશકર્તા વિવર્સોએ નવસારી સાંસદ સી.આર. પાટીલને રજૂઆત કરી છે અને નાયલોન યાન પર ડમ્પિંગ ડ્યુટી નહીં લગાવી અને હજારો વિવર્સને થોડું રાહત આપવામાં આવે અને આવા મંદીના સમયમાં વિવર્સોની સ્થિતિ પર ધ્યાન રાખવામાં આવે। સચિન જીઆઈડીસીમાં ખાતા દીઠ 48 થી લઈને 500 જેટલા લૂમ્સ મશીનો ચાલી રહી છે। આ તમામ વિવર્સો દ્વારા નાયલોન યાનનો માસિક ટન બંધીમાં વપરાશ થાય છે। નાયલોન યાનના ડેનિયરમાં 30/36 ADY, 40/36 BRTF DY અને 70/24 તથા 20/10 ને ઉપયોગમાં લઈ તેમાંથી 30/30 સોફિયા, નાઝનીન, ચિનોન, રોયલ જેવી ક્વોલિટીઓ લૂમ્સ દ્વારા બનાવવામાં આવી છે। ઉત્પાદન તૈયાર થયાની મૂળ પડતર પ્રમાણો બજાર ભાવથી તેમજ માંગ મુજબ માર્કેટના વેપારીઓને વેચાણ થતું હોય છે। આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં એક નાનામાં નાના વિવર્સથી લઈને તેનાથી સંકળાયેલો મજૂર વર્ગ અને તેના પરિવારનું ગુજરાન ચાલતું હોય છે, જેને સરળ ભાષામાં રોજીરોટી કહી શકાય। હવે ડીજીટીઆરએ 4 માર્ચ 2020ના રોજ આયાતી નાયલોન યાન ઉપર એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટી લાદવા માટે ફાઇનલ ફાઇન્ડિંગ્સ રજૂ કર્યા છે। આ નિર્ણય સ્પિનર્સ તરફી અને વિવર્સોના હિતમાં ન હોવાથી ધંધાકીય મુદ્દો ગૂંચવાયો છે। વિવર્સોનું કહેવું છે કે આયાતી નાયલોન યાન ઉપર નાહકની એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટી લાગશે તો મૂડીનું રોકાણનું ધોવાણ થઈ ખૂબ ઊંચું નુકસાન, ઇન્જરી, ખોટ થતાં અહિત થવાની શક્યતાઓ છે। નાયલોન કપડું બનાવવામાં મીટર દીઠ મૂળ પડતરમાં નાહકની એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટીથી અંદાજિત 2.50 થી 3 રૂપિયાનો સીધો વધારો થશે, જે વિવર્સો માટેના વેપારીઓ પાસે મળવાની કોઈ જ આશા નથી। કૃત્રિમ તેમજ ઉપર ધંધો ક્યારેય ચાલતો નથી, જેને કારણે અમુક વિવર્સોમાં તેજી જ તેજી રહેશે જ્યારે અમુક દેવાદાર થઈ જશે। मेरा नाम मनोज सेठिया। मनोज जी, जो भी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी का जो विवाद चल रहा है जी, क्या है वो विवाद और ये इससे सूरत और भारत को कितना हद तक असर पड़ेगा? विवाद ये है कि जो आज यान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो इसके ऊपर एंटी डंपिंग लगवाना चाह रहे हैं, जबकि यूज़र इंडस्ट्री है वो इसके खिलाफ़ है, क्योंकि 12 साल तक जो ड्यूटी चली है अभी तक उसमें काफ़ी सहन किया है यूज़र इंडस्ट्रीज ने। जैसे आज समझो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि गुजरात नायलॉन बंद हो गई क्योंकि एंटी डंपिंग हट गई, जबकि गुजरात नायलॉन बंद हुई है एंटी डंपिंग के टाइम पे ही। जब एंटी डंपिंग लगी हुई थी, क्यों बंद हुई? ख़राब क्वालिटी के यान बनते थे और हम लोग खुद गुजरात नायलॉन से मतलब समझो 50 से 100 टन माल हर महीने खरीदते थे, लेकिन उसमें से 5 से 10% माल हर महीने उनको रिटर्न जाता था। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और सब रिटर्न में हर चीज़। तो जो रीज़न बताए जा रहे हैं कि भाई ये इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई क्योंकि एंटी डंपिंग हट गई, ये सब गलत रीज़न कोट किए जा रहे हैं। रीज़न असली दूसरे हैं कि क्वालिटी जो मिलनी चाहिए, आज जो समझो POY में है, FDY में है, जो क्वालिटी चाहिए प्रॉपर एफिशिएंसी के लिए, प्रॉपर कॉस्टिंग के लिए, अगर आज हमें इंटरनेशनली कम्पीट करना है तो हर जगह हमें क्वालिटी प्रॉपर चाहिए ही चाहिए, मतलब उसमें कॉम्प्रोमाइज़ का टाइम चला गया अभी। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ से नहीं मिल पा रही है, अभी आज की डेट में भी नहीं मिल पा रही है। अच्छा, ये और कौन से देशों से आती है और भारत से भी ये चीज़ बनती है क्या? कौन सी? ये नायलॉन यान जो है। हाँ, इंडिया में बनता है ना, इंडिया में बनता है। और आज देखो ना तो मार्केट का जो टोटल मार्केट है नायलॉन मार्केट, उसका 85% इन लोगों के अपना डोमेस्टिक ही बिक रहा है। डोमेस्टिक बिक रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी बहुत बढ़िया हो गई है। इसमें दोनों फैक्टर हैं कि आज जो यहाँ का व्यूवर है, नीटर है, वो प्रेफरेबली यूज़ करना चाहता है यहाँ का डोमेस्टिक ही। आज भी हम अगर ये लोग हमको इंटरनेशनल क्वालिटी और इंटरनेशनल प्राइस पे अगर माल मुहैया करवाते हैं तो हमारा कोई इंटरनेशनल प्राइस पे भी नहीं, हम तो 2-3% हमको हाई भी पड़ेगा ना तो हम प्रेफर करेंगे कि हम यहीं से लेंगे माल। हम चाइना तो चाहिए ही नहीं, दूसरे कंट्री को भी हम प्रेफर नहीं करेंगे। एक्चुअली अपनी गवर्नमेंट ने जो की रॉ मटेरियल के ऊपर से एंटी डंपिंग निकालने का लास्ट बजट में स्टेप लिया है, वो नीचे की इंडस्ट्री जो वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ही अच्छा और एक ग्रोथ जो हमको चाहिए वो लेने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है।
इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इन डेप्थ स्टडी करके ये एंटी डंपिंग ड्यूटी को रेकमेंड जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने किया था वो नहीं लगनी चाहिए, ऐसा करके टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया हुआ है। जो एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, तो अभी क्या बात चल रही है? उसको लगाने की बात चल रही है या फिर उसको निकालने की बात चल रही है? हम लोग यूज़र इंडस्ट्री से हैं, तो हमको ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई हमारे की रॉ मटेरियल के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, इसके पहले कब लगी हुई थी और केंद्र सरकार ने इसके मामले में क्या निर्देश जारी किए? जनवरी 2018 से जो फॉरेस्ट कंट्रीज़ है, वियतनाम, कोरिया, चाइना, ये सब के ऊपर एंटी डंपिंग निकल गई थी। वो 2019 में वापस एप्लीकेशन की और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने उसको प्रपोज किया कि भाई इसके ऊपर एंटी डंपिंग लगनी चाहिए। लेकिन वो जो फाइनल फाइंडिंग्स है उसमें बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो फॉल्टी है, जिसका हमने ऑलरेडी डिटेल में सबमिशंस फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी किया और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को भी किया हुआ है। देखिए, हमारी वॉप नीटिंग इंडस्ट्री में पिछले 5-7 सालों में 2,500 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट हुआ है। हम वर्ल्ड क्लास कपड़ा बनाने के लिए हमने जर्मनी से कालमेयर और लीबा कंपनी से मशीनें इंपोर्ट की हैं। ये वर्ल्ड में नीटिंग का जो भी फैब्रिक ग्रेफ है स्टेज पे बन सकता है, वो हम लोग बनाने में सक्षम हैं। और हम लोग उस तरह से रॉ मटेरियल चाहते हैं कि हमको ए ग्रेड क्वालिटी का, फर्स्ट क्वालिटी का मिले। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है वो उसमें एंटी डंपिंग लगने से दिक्कत आएगी, हम लोग को मशीन चलाने में भी दिक्कत आएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी कम होएगी, हमारा सब कुछ दिक्कत आएगी। और हम लोग लगभग 1000 नीटर हैं पूरे इंडिया में, और हमारा एम्प्लॉयमेंट भी लगभग 50,000 लोग हमारे ऊपर आश्रित हैं। और अगर हमारा इंडस्ट्री हमारी डिस्टर्ब होएगी तो सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट में भी दिक्कत आएगी, हमारे ऊपर जो लोग आश्रित हैं उनके परिवारों को भी दिक्कत आएगी। तो ये रोज़गार भी मिलता रहे। और इंपोर्ट कोई इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जिससे कि स्पिनर को कोई ज़्यादा दिक्कत आए। सिर्फ 15% इंपोर्ट हो रहा है, वो भी इसलिए कि भाई जो क्वालिटी ये नहीं दे सकते हैं यहाँ, वो क्वालिटी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। और उस पर अगर एंटी डंपिंग लगेगी तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। हम आज की डेट में फैब्रिक इंपोर्ट होना काफ़ी बंद हो गया है। जो फैब्रिक बाहर से आ रहा था, करोड़ों मीटर कपड़ा बाहर से आना बंद हुआ, हम लोग यहाँ पे फीड कर रहे हैं ड्यू टू इंटरनेशनल क्वालिटी का हमारा यहाँ मिल रहा है आज। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि भाई एंटी डंपिंग नहीं लगे। मेरा नाम विकास कुंडलिया है। मैं वार्प नीटिंग इंडस्ट्री से करीबन 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अब मुझे ये बहुत सरप्राइज़ लगा जब इन लोगों ने जब ये कहा कि मोनोयान को हमें एंटी डंपिंग नहीं चाहिए, बाकी सभी नायलॉन यान पे लगा दो। अब उसके अंदर मेरे 2 सवाल हैं। जब मोनोयान की जब बनता था, 20 मोनो एक डेनियर होता है, वो बनता था, उसके खर्चा हमें 3 गुना ज़्यादा आता था बनाने से। ये वॉर्पिंग है, इसके ऊपर वो बीम बनता है, उसके ऊपर हमारे को 3 गुना खर्चा आता था। अब हुआ ये कि अभी हमने ये कोरिया से वॉर्पिंग मंगाई, हमारे पास जर्मन की सारी मशीनें वार्प फिटिंग। ये एक यान है जो मोनोयान ही है, लेकिन इसके अंदर 12 धागे एक साथ में बना दिए हैं। अब 12 धागे बना के एक एक मोनो को अलग करते हैं तो ये 20 मोनो हो जाता है। जो वो लोग कह रहे हैं 20 मोनो आप एंटी डंपिंग हटा दो और 240/12 मतलब 12 धागे होने से, और इसके अंदर ये मदर यान के अंदर लगना चाहिए और एंटी डंपिंग लगनी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि नई टेक्नोलॉजी जब आई है कोई इंडिया में कि 20 मोनो, आज अगर 50 रुपये किलो का खर्चा आता था हमें अगर स्प्लिट वॉर्पिंग करने में, और आज इसके अंदर 5 रुपये का खर्चा आता है। ये नई हाई टेंशन चीज़ें आई है और अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है इंडिया में, तो उसके लिए वो लोग ये क्यों कह रहे हैं कि ये अंदर इसके अंदर एंटी डंपिंग लगनी चाहिए। आज इसकी स्पीड, एफिशिएंसी, जो कपड़ा बनेगा वो 20 मोनो में हमारे पहले नहीं बन पाता था। जो आज की डेट में बढ़िया से बढ़िया एफिशिएंसी मशीन चल रही है, कारीगर एक आराम से खड़ा है, उसके अंदर एक एक धागे पे ध्यान देना पड़ता था। इसके अंदर मशीन चल रही है, एक के अंदर ये 12 धागे हैं, 50 गोले लगाए, 600 एंड्स हो गए और एक साथ में काम खत्म। और पहले ये क्रिटिकल जॉब हुआ करता था, जो अब इतना इजी जॉब हो गया है और उसके ऊपर ये लोग एंटी डंपिंग की डिमांड कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एंटी डंपिंग का डिमांड करने से ज़रूरी है। उनको ये समझना चाहिए कि मोनो और ये मदरयान, ये भी मोनो ही है, वो दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के हिसाब से बने हुए हैं, दोनों का पर्पज़ एक है, यूज़ एक है। फिर इसके अंदर वो कह रहे हैं कि लगाओ एंटी डंपिंग और 20 मोनो पे नहीं लगाओ, ये एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ है। अब एक यान है 66 जो इंडिया में बनता नहीं है। अब जो यान इंडिया में बन ही नहीं रहा है, नए बना पा रहे हैं लोग, और वर्ल्ड में काफ़ी कम कंपनीज है जो बना पाती है, उनसे भी एंटी डंपिंग में लिख दिया कि भाई ये 66 यान भी बाहर से नहीं आना चाहिए। अरे नहीं आना चाहिए, एंटी डंपिंग लगा दोगे वो आइटम भी बंद हो जाएगी, लेकिन आप बनाओ तो सही। आत्मनिर्भर का मतलब है हमें अपनी चीज़ को यहाँ पे इंडिया में हर चीज़ से बढ़िया तरीके से यहाँ पे बनाना, लेकिन जो चीज़ बनती नहीं है तो वहाँ पे तो आपको किसी न किसी के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। वो निर्भरता के लिए भी वो ना कह रहे हैं। तो ये लोगों ने एक कार्टेल जैसा बना लिया कि हमें किसी भी तरह बस
जो हमें अपने हिसाब से करवाना है एंटी डंपिंग के लिए वो करवाना है, और वो लोग लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो GDTR को भी देखनी चाहिए, जो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, जो समझ में आएगी उनको भी। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने भी देखा है, तो फिर ये दिक्कत दूध का दूध और पानी का પાણી हो जाएगा। વિવર્સની જાણકારી રાખનાર એક્સપર્ટ મયુર ગોળવાળાનું કહેવું છે કે હાલની પરિસ્થિતિ મુજબ બેંકના હપ્તા, વ્યાજ, વીજ બિલ જેવા રોજિંદા ભારણ વચ્ચે 10 થી 20ની ક્ષમતાથી ખાતાઓ શરૂ થયા છે। કોવિડ-19ની મહામારીમાં પણ કેન્દ્ર સરકાર અને વિવર્સોને બાનમાં સ્પિનરો બાનમાં લઈ મેલી મુરાદબર લાવવા ભાવમાં જ વધારો કરી રહ્યા છે। કેન્દ્ર સરકાર પાસે નાયલોન યાન વીવર યુઝર્સ ગત તારીખ 6 માર્ચ 2020ના વિજિલન્સ તપાસ માંગી હતી। સરકાર દ્વારા વિવર્સોના હિતમાં તપાસ કરાવવામાં આવે અને વિવર્સોના હિતમાં निर्णय આવે તેવી કેન્દ્ર સરકારને રજૂઆત કરી છે। मेरा नाम अमित केवली है, मैं सूरत का वीवर हूँ। अभी नायलॉन का सूरत का वीवर हूँ। मेरे टोटल 72 लूम्स है और 16 रैपियर है। सब पे मैं नायलॉन का यान का ही वीविंग करता हूँ और पूरा नायलॉन का ही माल डलता है। अभी ये जो कोरोना के बाद हमारे मशीन चालू ही नहीं हुए और ये जो स्पिनर्स है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी डालने की बात कर रहे हैं। अगर ये लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल देंगे तो स्पिनर्स लोग अपने मनमानी चलाएंगे। वैसे भी ये लोग 2018 तक अपना ये एंटी डंपिंग ड्यूटी था तो उन लोगों ने अपनी मनमानी के हिसाब से अपने भाव लिए और व्यूअरों के साथ चीटिंग की। अभी ये वापस वही चीज़ डाल रहे हैं तो उसके अंदर व्यूअर सब मर जाएंगे। अगर व्यूअर सब मर जाएंगे तो हमारे यहाँ काम करने वाले जो मजदूर है वो भी फ़िलहाल उनका भी वही हाल होगा जो हमारा होगा। तो अगर सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है तो फ़िलहाल उसको कैंसिल करे और व्यूअरों के हित में थोड़ा सोचे, नहीं तो व्यूअरों की हालत ऐसी हो जाएगी जो अभी बंद है तो फिर चालू ही नहीं होगा और इसको हमें भंगार के भाव में बेचना पड़ेगा। जी आपका नाम? मयूर गोलवाला। मयूर भाई, जिस तरह से अभी देश में बात चल रही है कि नायलॉन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाने की बात चल रही है, एज ए एक्सपर्ट आप उसको कैसे देखते हैं और अगर ये ड्यूटी लागू होती है तो कितना व्यूअर्स को नुकसान हो सकता है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। इट इज़ अ वेरी क्रिस्टल क्लियर केस। उसमें ऐसा है कि जो स्पिनर्स उन्होंने DGTR में जो भी पिटीशन फाइल की तो सबसे पहले उन्होंने ये मुद्दा रखा कि हमको खोट और नुकसान हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ उनको कहाँ खोट और नुकसान जा रहा है। आज लास्ट 2 साल के अगर फिगर देखने जाए तो उन्होंने जो भी रॉ मटेरियल यानी कि जो भी चिप्स खरीदे उसके बाद उन्होंने जो भी कन्वर्जन उसके ऊपर उनको किया है तो अगर वो कन्वर्जन को अपन चेक करेंगे तो उसके ऊपर मुनाफा ही मुनाफा है। सो देर इज़ नो एनी इंजरी टू देम बट देर इज़ अ मेलाफाइड इंटेंशन एंड इट इज़ वेरी क्लियर। उनको एंटी डंपिंग ड्यूटी की आड़ में 2 से 3 गुना प्रॉफिट बढ़ाना है। और दूसरी बात ये है जब उन्होंने DGTR में फाइनल फाइंडिंग्स उनके पक्ष में आया उसके बाद मिनिस्ट्री ने व्यूअर्सों के पक्ष में बताया कि भाई एंटी डंपिंग ड्यूटी इज़ अ की रॉ मटेरियल, सो एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। और उन्होंने देखा कि हमारे हर तरह से हमारे दरवाजे बंद हो गए हैं और हम कहीं से भी हमारी बात अभी रखी नहीं जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर का जो मुद्दा अभी चल रहा है जो चाइना के साथ, तो उन्होंने वो चाइना का मुद्दा आगे किया तो उसकी आड़ में बट आई वॉन्ट टू से देयर इज़ अ मेलाफाइड इंटेंशन। जो आत्मनिर्भर की जो बात कर रहे हैं लेकिन उनका इंटेंशन तो वही है कि उनको तो एंटी डंपिंग ड्यूटी की आड़ में 2 से 3 गुना मुनाफा बढ़ाना है। तो सरकार को उनका जो इंटेंशन है जो चाइना की बात आगे कर रहे हैं और उनके आगे करके उनके पीछे जो उनका इंटेंशन है वो देखना चाहिए। और रही बात हम व्यूअरों की तो वो लोग आज सरकार को भी यही देखना चाहिए कि जो स्पिनर्स है वो पूरे भारत में या सूरत की बात करें तो कम से कम 10, 15 या 20 होंगे और यहाँ पे जो व्यूअर्स है वो बहुत ही सारे हजारों और लाखों की संख्या में है और उनको एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने से बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। और हमने भूतकाल में भी देखा है
जैसे कि जो वेड रोड है हमारा, जहाँ पे नायलॉन बहुत ही सारी बड़ी मात्रा में कपड़ा बनता है, तो जब एंटी डंपिंग ड्यूटी थी तब वहाँ जो सब सोसाइटी है, सहयोग करके एक सोसाइटी है, तो वहाँ पे भी कम से कम 350 यूनिट थे, तो उसमें से 100 या 150 यूनिट यही एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से जो स्पिनर्स शोषण कर रहे थे, तो उसके कारण उनको यूनिट बंद करना पड़ा, या तो फिर भंगार के भाव में उनको मशीन बेचना पड़ा। तो सरकार को ये जो स्पिनर का जो मेलाफाइड इंटेंशन है वही देखना चाहिए, और उनको देख के जो वीवर आज उनको इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज बहुत ही सालों के बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और अभी धंधा भी चल रहा है, तो गवर्नमेंट को वही देख के एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने की जो है उसकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए, यही मेरा कहना है। आशीष गुजराती, पांडेसरा वीवर सोसाइटी प्रेसिडेंट। आशीष भाई, जो नायलॉन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाने की बात चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? नायलॉन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगी है, जो DGTR का फाइनल फाइंडिंग्स है, वो बहुत ही फॉल्टी है। एक एग्जांपल देता हूँ, नायलॉन 66 यान जो इंडिया में कहीं बनता नहीं है, वो नायलॉन 66 यान से डिफेंस के फैब्रिक बनते हैं, जैसे पैराशूट बनता है, जैसे लाइफ जैकेट जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो बनता है। वो यान कोई बनाता नहीं यहाँ स्पिनर, उसी के ऊपर DGTR ने एंटी डंपिंग ड्यूटी प्रपोज की है। तो अब ये जो फाइंडिंग्स है फॉल्टी है। हमने तो ये राइटिंग में ये रिप्रेजेंटेशन किया कि इसके पीछे विजिलेंस का इंक्वायरी होना चाहिए। दूसरा, जितना भी यान यहाँ पे यूज़ होता है उसमें सिर्फ 15% इंपोर्ट होता है। पूरे इंडिया में जितना यान होता है उसमें 15% इंपोर्ट होता है, और वो जो यान इंपोर्ट होता है उसमें से 35%, वो 19 स्पिनर में से 10 स्पिनर वो खुद इंपोर्ट करते हैं। तो अब उनको कहाँ इंजरी हो रही है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी बात ये है कि भाई हमारी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है, जो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये जितने भी फैक्ट्स है और फिगर्स है उसके ऊपर से नायलॉन यान पे एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, वो हमारे जो यहाँ के सांसद है उनकी सिफारिश से ये जो दिया है वो, तो हम ये मिनिस्ट्री के भी आभारी है और सांसद के भी आभारी है। रिस्पेक्टेड मैडम स्मृति ईरानी जी, कपड़ा मंत्री, भारत सरकार, नमस्कार। मैं ओरिएंटल वीविंग एंड प्रोसेसिंग मिल्स मुंबई से स्मिता येवले हूँ। हम नायलॉन और विशेष रूप से नायलॉन यान से बने कपड़ों के निर्माता हैं जो पैराशूट और तकनीकी वस्त्रों को बनाने में उपयोग किया जाता है। हम उसे निर्यात भी करते हैं। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्रालय को नायलॉन यान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी न लगाने दिए गए सुझाव का स्वागत और समर्थन करती हूँ। मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से आग्रह करती हूँ कि आप प्रस्तावित एंटी डंपिंग ड्यूटी पर पुनर्विचार करें। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर योजना के तहत घरेलू उत्पादनों को मदद करना और बढ़ावा देने की आपकी भावनाएं बहुत ही स्वागत योग्य है, लेकिन कुछ ऐसे भी यान हैं जो इंडिया में नहीं बनते, जैसे नायलॉन 66 यान 10 से 180 डेनियर तक हमारे यहाँ उसका उत्पादन ही नहीं होता। इस तरह के प्लांट को लगाने की कॉस्ट एंड प्रोडक्शन वर्सेस हमारी खपत फिलहाल मेल भी नहीं खाती। मैं हैरान हूँ DGTR ने उसको एडमिट किया कि जिस चीज़ का इंडिया में प्रोडक्शन ही नहीं है उसके ऊपर ADD लगा दी जाए, और उन्होंने इसको रिकमेंड भी कर दिया। आज जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय उत्पादनों के लिए नवीन बाजार खोलने की दिशा में काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया भारत को अगला सोर्सिंग हब के रूप में देख रही है। બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરત। સુરત શહેરમાં સતત કોરોનાના કેસ વધતા આજે શહેરના અડાજણ કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે ડેપ્યુટી મેયર નીરવ શાહ દ્વારા ઊભા કરાયેલા સંપ્રતિ આઇસોલેશન સેન્ટરની મેયર ડોક્ટર જગદીશ પટેલ અને કમિશનર બંછાનિધિ પાનીની હાજરીમાં શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। ડેપ્યુટી મેયર નીરવ શાહે જણાવ્યું હતું કે અડાજણ કોમ્યુનિટી હોલમાં 100 પથારી અને ઓક્સિજનની સુવિધા ધરાવતી 10 પથારીની કોવિડ દર્દીઓ માટે છે। દર્દીને કોઈ ચાર્જ લીધા વિના ત્યાં દાખલ કરી સારવાર કરવામાં આવે છે અને કોરોના કેસ અંગે ડેપ્યુટી મેયરે જણાવ્યું હતું કે હવે લોકોને સેલ્ફ લોકડાઉન કરવાની જરૂર છે। ખાસ કરીને વડીલ અને બાળકોને કોઈ જરૂરી કામ હોય તો પણ બહાર ન નીકળવા ડેપ્યુટી મેયરે અપીલ કરી હતી। આ અડાજણ કોમ્યુનિટી હોલ અને એમાં આઇસોલેશનની સુવિધા આપ જુઓ છો કે જે મહામારી છે અને જે રીતે અત્યારે હોસ્પિટલમાં જગ્યા નથી મળતી, તે રીતે અહીંયા આગળ સમસ્ત જૈન સમાજ માટે અમે એક આઇસોલેશન વોર્ડની શરૂઆત કરી છે। તેમાં 100 બેડ રાખ્યા છે। આઇસોલેશન થવા માટે જ્યારે આવે અને ત્યાર પછી પણ જો એમની કંઈ તબિયત બગડે અથવા ઓક્સિજન ઘટે
તો એના માટે 10 બેડ અમે ઓક્સિજનના બેડ પણ રાખ્યા છે, નેબ્યુલાઇઝરની પણ વ્યવસ્થા રાખી છે. સવાર ને સાંજ બંને ટાઈમ ફૂલ ટાઈમ અમે ડૉક્ટર અને નર્સિંગનો સ્ટાફ પણ રાખ્યો છે, આખું નર્સિંગ સ્ટેશન ઊભું કર્યું છે. પણ મૂળ આઇસોલેશન માટેની વ્યવસ્થા છે ને જરૂરિયાત પડે તો તમામ વ્યવસ્થા અમે આપીએ છીએ ટેમ્પરરી માટે, પછી એ નવી હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ થઈ જાય. અહીંયા આગળ તમામ વ્યવસ્થાઓ તેઓ લોકો માટે કરવામાં આવી છે. એટલે અમે સવારે યોગા પ્રાણાયામથી શરૂઆત કરીએ, ચા પાણી નાસ્તો, એમના ઉકાળા, એમની તમામ પ્રકારની એલોપેથિક, આયુર્વેદિક કે હોમિયોપેથિક જે દવા જોઈતી હોય તે આપવામાં આવે છે. એમને નાશ લેવા માટેના મશીનથી લઈને ગરમ પાણી કરવાના મશીનથી લઈને બધું જ એમને એમના ટેબલ પર જ આપી દેવામાં આવ્યું છે. અહીંયા આગળ એમને મનોરંજન થાય તે માટે ટીવી, સ્ક્રીન, કેબલ, પ્રોજેક્શન, સાઉન્ડ સિસ્ટમ બધું ગોઠવવામાં આવ્યું છે. સવાર, બપોર, સાંજ જ્યારે જેમને જે મન થાય તે અમે ભોજન ને નાસ્તા પાણીની પણ વ્યવસ્થા અમે અહીંયા આગળ જ કિચન ઊભું કર્યું છે, ત્યાં જ એમને પૂરી પાડવામાં આવે છે. કુલ મિલાવીને એમને જ્યાં જ્યાં જે જરૂરિયાત છે તમામ જરૂરિયાત પરિપૂર્ણ થાય, પોતે પોતાના ઘરમાં છે, પોતાના ઘરના વાતાવરણમાં છે અને પોતાને એક આત્મસંતોષ થાય કે હું મારા સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરવા માટે અહીંયા આવ્યો છું ને મારી સ્વાસ્થ્યની ચિંતા આ લોકો કરે છે. આ પ્રકારનું આઇસોલેશન બેડ અમે અહીંયા આગળ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. આઇસોલેશન વોર્ડ જે શરૂ થયો છે સંપ્રતિ આઇસોલેશન સેન્ટરના નામથી અહીંયા આગળ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. સુરત શહેરના કોઈ પણ જૈન પરિવારમાંથી અહીંયા આગળ એડમિટ થઈ શકે છે. અને અહીંયા આગળ અમારી અત્યારે લગભગ ડૉક્ટરોની 3 ડૉક્ટરની ટીમ છે, 6 નર્સની ટીમ છે, હાઉસકીપિંગ ને બીજા બધા અલગ માણસો, એના કિચનનો સ્ટાફ, આવું બધું થઈને લગભગ 20 થી 22 જણાનો ટોટલ સ્ટાફ અહીંયા આગળ કામમાં જોડાયેલા છે. નહીં, લોકડાઉનની તો હવે સરકાર લેવલની વાત છે, પણ લોકોએ સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન કરવું જેવું મારો તમામ લોકોનો આગ્રહ છે. અત્યારે પરિસ્થિતિ સુરત શહેર પૂરતી વાત કરીએ તો ખૂબ ગંભીર છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિમાંથી હજી 15-1 દિવસ લાગશે આપણને બહાર નીકળતા. એમાં ખાસ કરીને વડીલ અને બાળકોએ જો કામ ન હોય, હું તો ત્યાં સુધી કહું છું કામ હોય તો પણ, કારણ કે પોતાના જાનથી ઉપરનું કોઈ કામ ક્યાંય છે જ નહીં. કામ હોય તો પણ બહાર નહીં જ નીકળવું જોઈએ, ઘરમાં જ રહેવું જોઈએ, આઇસોલેશન રહેવું જોઈએ. નહીં તો પછી ક્યારેક ને ક્યારેક અહીંયા હોમ આઇસોલેશનમાં આવા હોલમાં આવીને સૂવું પડે, આ પરિસ્થિતિ થશે. એના કરતાં દરેકને વિનંતી કરું છું, કામ વગર ક્યાંય નીકળશો નહીં. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ, માસ્ક, આ તમામ પ્રક્રિયા રાખો. આયુર્વેદિક ઉકાળા જે આપણી ઇમ્યુનિટી વધારે છે તે રાખો. ક્યાંક ને ક્યાંક 15-20 દિવસ નીકળશે તો થોડો એ રાઇઝ ઓછો થશે અને સમયાંતરે આપણે આમાંથી બહાર આવી જઈશું. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરત. તો આ હતા હીરાનગરી સુરત શહેરના મહત્વના સમાચારો. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત. નમસ્કાર.